आज हम नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं स्फीयर का। कल हमने किया था टेंजेंट प्लेन और स्फीयर कि हमारे पास कोई भी प्लेन दिया था उसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चेक की थी। आज के लेक्चर में हमारे लेक्चर 8 में हम लाइन, हमें पता है कल हमने निकाला था कि कोई भी लाइन अगर उसको टच कर रही है दैट मीन्स टेंजेंट लाइन बन रही है, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। अब हमारे पास कोई भी लाइन दे रखी है, एनी लाइन, कोई भी लाइन दे रखी है, वो स्फीयर को टच कर रही है, उसकी कंडीशन क्या है। कल हमने प्लेन के साथ किया था कि कोई भी प्लेन अगर इसको टच कर रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। तो कंडीशन थी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाए, कोई भी सेंटर हो हमारे पास, उससे जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाएगा प्लेन के ऊपर, दैट शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस आएगा अगर मेरा प्लेन जो है टेंजेंट प्लेन है तो। लेकिन अगर मेरी लाइन टेंजेंट लाइन है, कि लाइन मेरी टेंजेंट लाइन है, तो सेंटर से दैट इज ऑल्सो रेडियस के इक्वल, कि सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो रेडियस के इक्वल। लेकिन यहाँ पर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आसान लगता था क्योंकि हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये पॉइंट पुट कर दो इसमें, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रही हूँ, और नीचे हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, that is the perpendicular distance from the point minus u minus v minus w to this plane। तो हमारे पास अगर ये p मेरा r के बराबर आ जाता है, रेडियस के बराबर आ जाता है, तो मेरा प्लेन जो है वो टेंजेंट प्लेन बने। लेकिन अब हमारे पास फिर से वही कंडीशन कि हमारे पास कोई भी लाइन टेंजेंट लाइन कब बनेगी, कि कोई लाइन गिवन है हमारे पास, वो टेंजेंट लाइन कब बनेगी अगर मेरा यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर हो। बट मेरा यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ तो मेरे पास मेथड था कि पी निकालने का मेथड, लेकिन यहाँ मेरा पी निकालने का मेथड क्या होगा वो हम देखेंगे कि हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा अगर हमारे पास किसी पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। तो हम हमारे पास निकालने जा रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू ए लाइन, तो उसका फॉर्मूला प्लेन तक तो हमारे पास था, हमने पढ़ा भी था और ये भी तुम कर चुके हो, एक बार मैं रिमाइंड कर रही हूँ इसको कि हमारे पास पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस। तो पॉइंट की इक्वेशन, सपोज लाइन की इक्वेशन हम मान लेते हैं x माइनस a ओवर l, y माइनस b ओवर m एंड z माइनस c ओवर l। तो मेरी ये लाइन की इक्वेशन है जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया मैंने, x1 y1 z1 है। तो ये मेरी लाइन है सपोज x माइनस a ओवर l, y माइनस b ओवर m, z माइनस c ओवर l। तो मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के दिखाएंगे तो क्या होगा फॉर्मूला। सपोज हमारे पास ये पॉइंट मैंने मान लिया a, दिस इज b, और परपेंडिकुलर m मान लिया, am इज परपेंडिकुलर, तो am की लेंथ मुझे निकाल के दिखानी। अब ये b पॉइंट क्या है, b पॉइंट मैं ले सकती हूँ पासिंग पॉइंट जिसमें से वो पास कर रही है, मेरी लाइन पास कर रही है पॉइंट a b c से, तो मैं b पॉइंट की कोऑर्डिनेट ले सकती हूँ, b इज पॉइंट a b c। तो हमारे पास a नोन है, मेरे पास b नोन है और मुझे p निकाल के दिखाना। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो, ए बी डिस्टेंस, ए बी का फॉर्मूला हमारे पास x1 माइनस a स्क्वायर, y1 माइनस b स्क्वायर, z1 माइनस c स्क्वायर। दिस इज लाइन गिवन है मेरे पास जो पास कर रही है किसमें से, ए बी सी से। एलिमेंट्री डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन, ए जिससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है लाइन के ऊपर, पी मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है। तो ए बी मेरा आ गया। अगर मुझे बी एम पता चल जाए तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो अगर मेरा पी निकालना है मुझे तो मुझे बी एम पता होना चाहिए। बी एम है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ, बी एम इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी ऑन बी, बी एक्स, ये जो तुम्हारे पास लाइन बन रही है, प्रोजेक्शन ऑन बी एम ऑन द गिवन लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी ऑन द बी एम लाइन। तो इस लाइन के ऊपर मेरी जो है वो प्रोजेक्शन है। तो हमारे पास प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला है कि किसी भी लाइन की प्रोजेक्शन किसी दूसरी लाइन पर, तो हम उसका फॉर्मूला हम करने जा रहे हैं किसी लाइन की प्रोजेक्शन किसी दूसरी लाइन पर, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन टू अनदर लाइन, किसी दूसरी लाइन। तो कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास ए बी की प्रोजेक्शन, तो मैं इसको अभी स्टॉप कर रही हूँ, इसके अंदर हम बी एम निकालेंगे और हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास मुझे प्रोजेक्शन निकालनी है
तो हमारे पास प्रोजेक्शन का फॉर्मूला bm आ जाएगा। सपोज दिस इज एंगल थीटा मेरा, तो bm की वैल्यू आ जाएगी bm ओवर ab इज कोस थीटा, तो bm की वैल्यू आ गई ab कोस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन ab एंड bm। अब कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हो? कोस थीटा की वैल्यू दोनों के बीच में, वेक्टर्स के बीच में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट यू कैन सी, तो हमारे पास ए बी दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जब लगाती हूँ तो दिस इज योर, तो हमारे पास क्या बनेगा मेरा तो अब कोस थीटा निकालने के लिए ए बी मीन्स लेंथ ऑफ ए बी, वो हमने निकाल दिया। लेंथ ऑफ ए बी का नाम मैं अगर मैं एल रखूं, दिस इज एल, दिस एल सॉरी हम एल ऑलरेडी ले चुके थे डायरेक्शन रेशियोज के लिए, दिस इज सपोज कैपिटल एल, दिस इज एल कोस थीटा। तो थीटा निकालने का मेथड हमारे पास, कोस थीटा निकालने का, दिस मीन्स हमारे पास क्या करना है, x1 माइनस ए, इसकी डायरेक्शन रेशो, ए बी लाइन की डायरेक्शन रेशो क्या आ जाएगी, ए बी लाइन की डायरेक्शन रेशो x1 माइनस ए, y1 माइनस बी, z1 माइनस ए बी लाइन की डायरेक्शन रेशो, इसकी डायरेक्शन रेशो हमें ऑलरेडी पता है। तो दो लाइन के अगर दो वेक्टर अगर मैं पता हूं, दो वेक्टर हमें पता हो तो उनके बीच का एंगल तुम निकाल सकते हो। दो डायरेक्शन अब हमें पता है, उनके बीच में एंगल, तो हमारे पास x1 माइनस ए इंटू एल, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस का c1 c2, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड हमारे पास। तो हमारे पास सिंपल सा cos थीटा का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास कि a डॉट b डिवाइडेड बाय a वेक्टर b, तो a इज हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर ए बी वेक्टर, दिस इज अगली लाइन की डायरेक्शन रेशियो। तो मेरे पास cos थीटा बनेगा x1 माइनस ए, y1 माइनस बी प्लस z1 माइनस सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम हमारे पास, यानी कि इसके डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर, x1 माइनस ए स्क्वायर y प्लस y1 माइनस बी स्क्वायर प्लस z1 माइनस सी स्क्वायर, अगेन l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर। तो दिस इज सपोज दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b, तो वेक्टर a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, दिस इज माय cos थीटा। तो इट मींस bm की वैल्यू आ गई l टाइम cos थीटा, दिस इज आल्सो l डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो bm बना मेरा l टाइम्स cos थीटा की वैल्यू x1 माइनस a इंटू में l, y1 माइनस b इंटू m, z1 माइनस c इंटू n डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू इज कॉल्ड l एंड डिवाइडेड बाय l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये मेरा l स्क्वायर कैंसिल हुआ। प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब प्रोजेक्शन की वैल्यू आ गई x1 माइनस a इंटू l, y1 माइनस b इंटू m प्लस z1 माइनस c इंटू n एंड डिवाइडेड बाय l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर का एडिशन। तो हमारे पास प्रोजेक्शन का मीनिंग आ गया, किसी भी लाइन की प्रोजेक्शन किसी दूसरी लाइन पे अगर मुझे निकालनी हो तो मुझे किस तरह से निकालनी। तो इट मीन्स मैं इसको समराइज कर रही हूँ कि हमारे पास x1 y1 z1 दिस इज a, इसका नाम मैंने b रखा था, इसका नाम m। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन bm क्या था मेरा पासिंग पॉइंट abc लाइन का, और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन होंगी एलिमेंट। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या बना, x1 माइनस ए इंटू में l, इसकी डायरेक्शन रेशियो यानी कि x1 माइनस ए, इसकी डायरेक्शन रेशियो l, y1 माइनस बी इंटू m, z1 माइनस सी इंटू में n। नीचे जिस लाइन की प्रोजेक्शन जिस लाइन के ऊपर निकालनी है, जिसकी प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालनी है, तो इसी लाइन की डायरेक्शन रेशियो का हमारे पास l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर। दिस इज योर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन निकाल सकते हो किसी भी लाइन की किसी दूसरी लाइन के। तो अब हमारे पास मुझे पता चल गया प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, x1 माइनस ए, दिस इज x1 माइनस ए l ओवर दिस प्लस y1 माइनस बी m ओवर दिस। तो इसको हम नेक्स्ट डायरेक्टली भी यूज करेंगे आगे कॉनिकॉइड के चैप्टर में, प्रोजेक्शन का मीनिंग। तो इसको याद भी रखोगे अब।
तो एक और चीज भी यहाँ से निकल गई, दिस इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन। एलिमेंट के डायरेक्शन कोसाइंस की डायरेक्शन रेशियो थी। डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे मेरे L ओवर L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर का M ओवर दिस इज L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर एंड सिमिलरली N ओवर दिस। तो हमारे पास x1 माइनस a को किससे मल्टीप्लाई करके इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन से, y1 माइनस b को करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन से, z1 माइनस c को करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन से। तो मेरी ए बी की DM प्रोजेक्शन आ गया। मुझे p की वैल्यू निकाल के दिखानी थी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। लाइन की इक्वेशन थी मेरी x माइनस a ओवर एल, y माइनस b ओवर एल, z माइनस c ओवर एल। पासिंग पॉइंट मेरा इस लाइन का ABC, LMN मेरी डायरेक्शन रेशियो। तो हमारे पास जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उसका नाम मैंने P रखा हुआ है, तो P मुझे निकाल के दिखाना है। ये AB हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। BM हमारा प्रोजेक्शन का, तो AB मेरा बना, AB इज डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस a स्क्वायर, y1 माइनस b स्क्वायर, z1 माइनस c स्क्वायर एंड देन अंडर रूट हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं एंड देन bm का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास। अभी प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हमने किया x1 माइनस a साथ में l ओवर l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर का अंडर रूट, y1 माइनस b ओवर m ओवर l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर का अंडर रूट एंड देन z1 माइनस c n ओवर l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर का अंडर रूट। ये तो था bm प्रोजेक्शन, मुझे इसका स्क्वायर करना है, इस पूरे का स्क्वायर। तो p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज माइनस बेस परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो हमारे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। तो p, अब ये सब कुछ तो हमारे पास a b c l m n x1 y1 z1 कोई भी नंबर हो सकते हैं। जब तुम नंबर पुट करोगे दैट वुड बी सिंप्लीफाइड। तो हमारे पास मेन हमारा था कि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। तो पॉइंट का परपेंडिकुलर फॉर्मूला, ये पॉइंट से लाइन के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा। तो उसमें हमने पहले तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, फिर प्रोजेक्शन निकालनी है, फिर मेरा परपेंडिकुलर निकालना। प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना इजी था, बट लाइन के ऊपर थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करनी है एंड देन वी गेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब तुम्हारे पास कोई भी लाइन टेंजेंट लाइन बन रही है, ये मेरा स्फीयर और ये लाइन टेंजेंट लाइन बन रही है, तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो सेंटर से ड्रॉ किया जाएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू द रेडियस। इट मींस ये जो वैल्यू आएगी मेरी, तो वो शुड बी इक्वल टू रेडियस होगा। अगर रेडियस आ रहा है ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास वो लाइन जो है टेंजेंट लाइन बन जाएगी। क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी से तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगी। कल मैं आसान से क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ। एक्स स्फीयर इज दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इक्वल टू 5/9। प्रूव दैट दिस लाइन टचेस, एक लाइन दे रखी है मुझे, लाइन की इक्वेशन, और प्रूव करनी है कि वो लाइन जो होगी मेरी टेंजेंट लाइन बनेगी। तो लाइन है मेरी 2 टाइम्स x प्लस 1, दिस इज 2 माइनस वाई एंड देन z प्लस 3। तो मैं इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में अगर मैं पुट किया जाए, दैट कैन बी रिटन एज x प्लस 1/2, दैट इज y माइनस 2 ओवर माइनस 1, दैट कैन बी रिटन एज दिस z माइनस माइनस 3 ओवर 1। तो हम इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में पुट कर सकते हैं। इट मीन्स मेरी डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन बनी, डायरेक्शन रेशियो लाइन की बनी 1/2 माइनस 1 एंड 1। पासिंग पॉइंट क्या बना, पासिंग पॉइंट इज -1 2 माइनस। तो सेंटर, इसका सेंटर क्या है मेरा, इसका सेंटर है 0 0 0 स्फीयर का, और रेडियस है मेरा √5/3। तो अब हमारे पास सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया जाएगा किसके ऊपर, इस लाइन पे। तो सेंटर है मेरा 0 0 0 और लाइन का पासिंग पॉइंट है मेरा, दिस इज सेंटर मेरा, दिस इज बी। पासिंग पॉइंट है मेरा -1 2 एंड -3। अगर मेरा ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर आ जाता है, तब हम कहेंगे कि वो इसकी डायरेक्शन रेशियो भी मुझे मिल गई 1/2 -1 एंड 1। तो अब हम निकालने जा रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उससे पहले AB डिस्टेंस फॉर्मूला से AB का स्क्वायर, इट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये बना मेरा 14। ठीक है,
9 और 4 13 और 1 14। अगला bm निकालना है मुझे, प्रोजेक्शन bm स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, bm स्क्वायर का फॉर्मूला था x1 माइनस u यानी कि 1 बना, साथ में इसकी डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे मेरी 1/2, नीचे 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। दिस इज -1 over 1/4 plus 1 plus 1 and then 1 over 1/4 plus 1। दिस मीन डायरेक्शन को साइंस बनेगी मेरी 1/2, दिस वुड बी 9/4। तो करोगे इसको 4 4 8 और 1 9, 4 9/4 का अंडर रूट, 9/4 का अंडर रूट मीन्स 3/। तो ये मेरी -1 3/2 एंड देन 1। तो डायरेक्शन को साइंस बन गई हमारे पास 1/3, दिस इज -2/3 एंड देन 2। चेक कर सकते हो, इनका स्क्वेयरिंग का सम जो है वो 1 आना चाहिए, डायरेक्शन को सम। तो हमारा जो फॉर्मूला था हम प्रोजेक्शन का, x1 माइनस ए, y1 माइनस बी, z1 माइनस सी को करस्पॉन्डिंगली डायरेक्शन को साइंस के साथ मल्टीप्लाई करना। तो 0 -1 और जो लेंथ आने वाली है ऑफ कोर्स दैट वुड बी, हम वैसे भी स्क्वायर निकालने जा रही है, और जो भी मान लो नेगेटिव भी आ रहा है बट bm इज द प्रोजेक्शन लेंथ बनेगी दैट वुड ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव, तो हमारे पास मॉडुलस भी साथ में होगी। तो 0 -1 1 बना, कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन को साइंस से मल्टीप्लाई, 0 -2 कॉरेस्पॉन्डिंगली डायरेक्शन को साइंस से मल्टीप्लाई एंड देन 0 प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस करने जा रहे हैं एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन को साइंस से मल्टीप्लाई। ये मेरी प्रोजेक्शन बनेगी। दिस वुड बी 1/3 प्लस का 4/3 प्लस का 6/3। तो ये बना मेरा 11/3 और उसका स्क्वायर। देन व्हाट वी हैव कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहिए, एम स्क्वायर निकालो। एम स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर है मेरे पास 14 और बी एम का स्क्वायर है -121/9। तो ये बनेगा 126 माइनस का 121 5/9। दैट मीन्स मेरा जो ए एम आ गया दैट इज √5/3। किसके बराबर, मेरा रेडियस के बराबर। तो इट मीन्स अगर मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ जाए तो मेरी जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन। तो हमें एक स्फीयर दे रखा था, एक लाइन दे रखी थी, हमें प्रूव करना था कि वो मेरी लाइन टच कर रही है, तो मुझे पता चल गया कि हमारी जो लाइन है वो उसको टच कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हुए कुछ डिफरेंट तरह के नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल के दिखाओगे विच टचेज द स्फीयर। एक स्फीयर ऑलरेडी गिवन, एक नया स्फीयर निकाल के दिखाना है जो गिवन स्फीयर को टच कर रहा है। गिवन स्फीयर है मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3y प्लस का 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन स्फीयर, नया स्फीयर निकाल के दिखाने हैं जो इस गिवन स्फीयर को टच करेगा। किस पॉइंट के ऊपर टच करेगा वो भी दे रखे हैं। एक नया स्फीयर निकाल के दिखाने हैं जो गिवन स्फीयर को इस पॉइंट पे टच कर रहा है एंड आल्सो पासिस थ्रू ओरिजिन, ये जो ओरिजिन से पास भी कर रहा है। इट मीन्स ये मेरा गिवन स्फीयर है। एक नया स्फीयर जो मुझे चाहिए, ये रिक्वायर्ड स्फीयर जो मुझे चाहिए। रिक्वायर्ड स्फीयर की कंडीशन क्या है, वो मुझे इस स्फीयर को टच करना चाहिए किस पॉइंट के ऊपर, 1 1 -1 के ऊपर, और किस में से पास करना चाहिए, साथ में 0 0 0 से पास भी करना चाहिए। तो मेरे पास नए स्फीयर की जो रिक्वायर्ड स्फीयर है वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि इसको हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर टच भी कर रहा है और हमारे पास ओरिजिन से पास भी कर रहा है। तो हम निकालेंगे कैसे, अब हमारे पास निकालने के लिए पहले तो हम निकालेंगे कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन क्या बनेगा। ये गिवन स्फीयर और इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन क्या बनेगा। और ये मेरा नया स्फीयर, रिक्वायर्ड स्फीयर। टेंजेंट प्लेन ऑफ द गिवन स्फीयर
plane at 1 1 minus 1 2 given sphere. क्या बनेगा मेरा xx1 कर लिया था हमने, x स्क्वायर को रिप्लेस करोगे xx1, y स्क्वायर को रिप्लेस करोगे y1, x1 y1 z1 मेरा ये प्लस z1, 2x को रिप्लेस करोगे, यहाँ पर 2x मेरा है ही नहीं तो मैं 2x बना दूंगी हम, 2 से मल्टीप्लाई x प्लस x1 एंड देन 2y y प्लस y1 एंड देन 2z ऑलरेडी है हमारे पास, z प्लस z1 and then minus 3. This is equal to 0. This is the equation of the tangent plane to the given sphere. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे जब मेरे पास जो प्लेन आ जाएगा x माइनस x प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट प्लेन. अब हमारे पास जनरली क्या होता है कि एक स्फीयर और प्लेन का जो इंटरसेक्शन हमने किया था, एक स्फीयर और प्लेन का जब इंटरसेक्शन करते हो दैट इज सर्कल. तो अब ये स्फीयर और ये प्लेन, लेकिन ये प्लेन तो टच करता हुआ प्लेन है, तो इट मीन्स, लेकिन हमें पता है कि स्फीयर और प्लेन जब जब इंटरसेक्ट करते हैं वो सर्कल पे करते हैं, तो लेकिन यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे पास किसी पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं, पॉइंट के ऊपर टच कर रहे हैं. तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, इस स्फीयर का S और इस स्फीयर का जो इंटरसेक्शन है दैट इज ऑल्सो ए सर्कल. वरना भी सर्कल चाहिए, हमने निकाला था कि टेंजेंट प्लेन, कोई भी प्लेन और स्फीयर का इंटरसेक्शन दैट वुड ऑलवेज बी ए सर्कल. लेकिन अब जो पर्टिकुलर है हमारे पास कि ये प्लेन तो टच करता होगा, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला तो एक पॉइंट बना, इस पॉइंट के ऊपर ही टच कर रहा है, तो इसका मतलब बोला जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ S एंड P इज ए पॉइंट सर्कल. पॉइंट के ऊपर हमारे पास सिर्फ टच करा, पूरा इतना बड़ा सर्कल नहीं आ रहा. पॉइंट सर्कल की डेफिनेशन जस्ट ए पॉइंट हैविंग रेडियस 0, सिर्फ सेंटर ऑफ वाला पॉइंट बचेगा और कुछ नहीं बचा, हैविंग रेडियस 0. तो हमारे पास कि इस स्फीयर और प्लेन का जो इंटरसेक्शन आएगा दैट विल बी ए सर्कल, क्योंकि हमने जब निकाला था, प्रूफ किया था कि स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन जब जब बनेगा वो एक सर्कल बनेगा. अगर वो प्लेन टच कर रहा है तो डेफिनेटली तब भी सर्कल बनेगा, लेकिन वो उस केस में पॉइंट सर्कल बनेगा. तो इस स्फीयर और प्लेन का जो इंटरसेक्शन आया दैट इज पॉइंट. अब जो नया स्फीयर है मेरा जो मुझे निकालना है वो भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, दैट मीन्स इसी सर्कल से पास कर रहा है. द रिक्वायर्ड स्फीयर also passes through this circle, कि वो इसी पॉइंट सर्कल से पास करे. पॉइंट सर्कल क्या है, पॉइंट ही बचेगा, वो 1 1 माइनस 1 बचा. और सर्कल की कंडीशन, सर्कल की डेफिनेशन क्या थी, एक स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन पासिंग थ्रू दिस सर्कल. अब हमें पता है कोई नया स्फीयर जो इस तेरा इन्फिनिटली मेनी स्फीयर किसमें से पास करते हुए S और P की इंटरसेक्शन से पास करते हुए, वो होते क्या है इन्फिनिटली मेनी स्फीयर, वो इस तरह से होते हैं. एनी स्फीयर व्हिच पासेस थ्रू दिस सर्कल कैन बी गिवन बाय दिस. एस के चेंज करते जाओगे तो हमारे पास स्फीयर्स आते जाएंगे कि मैं 0 रखूंगी तो ओरिजिनल स्फीयर आ जाएगा, कि 1 रखूंगी तो कोई और स्फीयर आ जाएगा जो इस सर्कल में से पास करेगा, k की वैल्यू कोई दूसरी तीसरी रखोगे तो कोई और स्फीयर आ जाएगा जो इस सर्कल में से पास करेगा. लेकिन मुझे कौन सा सर्कल चाहिए जो किसमें स्फीयर चाहिए जो किसमें से पास करे, आसिंग आल्सो पासिस थ्रू 0 0 0, कि जो साथ में 0 0 0 से भी पास करे. तो हम k की वैल्यू निकालेंगे 0 with the help of 0 0 0 से पास करें. The required sphere passes through this circle. Therefore, required sphere is of the form. तो मेरे पास required sphere किस फॉर्म का बनेगा, required sphere is of the form. कोई भी स्फीयर जब इस सर्कल से पास कर रहा है वो किस तरह का होगा, किस तो हमारे पास S गिवन था, S हमारे पास स्फीयर गिवन था, स्फीयर की इक्वेशन थी x स्क्वेयर y स्क्वेयर z स्क्वेयर माइनस x प्लस 3y प्लस का 2z माइनस का 3 प्लस का k टाइम्स p की वैल्यू निकल के आई थी मेरे पास जो हमने सॉल्व किया था. ये टेंजेंट प्लेन बना था x प्लस का 5y माइनस 6. दिस इज द रिक्वायर्ड स्फीयर. आल्सो इट पासिस थ्रू, किसमें से पास कर रहे, k की वैल्यू भी तो निकालनी हमें. इट पासिस थ्रू 0 0 0. तो अगर 0 0 0 से पास कर रहा है तो मेरे पास क्या निकल के आएगा 0 0 0 0 0 0 माइनस 3 बचा एंड इधर से बचेगा माइनस का 6. तो k की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1/3.
2 साथ में माइनस, तो यहाँ -1/2 पुट कर दो, स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी। ये वो स्फीयर होगा जो हमारे पास गिवन स्फीयर को 1 -1 1 पे टच भी कर रहा है और साथ में ओरिजिन से पास भी कर रहा है। तो 1 1 1 से टच करने का मतलब टेंजेंट प्लेन हमारे पास दोनों का सेम आएगा और टेंजेंट प्लेन सर्कल बना के देगा, वो पॉइंट सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हो, एग्जाम्पल है हमारे पास। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ स्फीयर्स which touches the line। अब लाइन को टच करने की डेफिनेशन हमारे पास कंडीशन आ चुकी है कि पी की वैल्यू आर के इक्वल होनी चाहिए और पी निकालना कैसे, हमने प्रोजेक्शन की हेल्प से निकालना है। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ स्फीयर्स, ऐसे स्फीयर्स जो इस लाइन को टच करेंगे, दो प्लेन का इंटरसेक्शन, दिस इज प्लेन, दोनों को मिला के एक लाइन बनेगी, which touch this line and also touch this line, -mx। ये फिर से प्लेन, ये भी प्लेन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लाइन। यहाँ से तुम चेक भी कर सकते हो, जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो उनका इंटरसेक्शन बनेगा दैट विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन। तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन बनेगी, और कैसे बनेगी वो अभी हम निकालेंगे। तो हमारे पास ये सेकेंड लाइन, कि अब हमारे पास काफी सारे स्फीयर्स होंगे जो इस लाइन को भी टच कर रहे हैं, मान लो किसी दूसरी लाइन है वो भी टच कर रहे हैं, तो कोई और स्फीयर भी हो सकता है जो इन दोनों लाइंस को टच करे, कोई और भी हो सकता है जो इन दोनों लाइंस को टच करे। तो हमारे पास काफी सारे स्फीयर्स हो सकते हैं जो इन दोनों लाइंस को टच करे, इनफाइनाइटली मैनी इनफैक्ट। तो हमें क्या चाहिए, उन सारे स्फीयर्स के सेंटर का लोकस चाहिए, कि हमारे पास वो सारे के सारे स्फीयर्स का जो सेंटर है लाइज अपॉन कॉनिकॉइड। कॉनिकॉइड मीन्स कॉनिक इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड कॉनिकॉइड, यू कैन सी। तो एलिप्स अगर 3 डायमेंशन में ले जाऊं तो एलिप्सोइड बन जाएगा, पैराबोलॉइड बन जाएगा, हाइपरबोलॉइड बन जाएगा। तो कॉनिकॉइड मीन्स सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। तो हमारे पास कॉनिकॉइड की डेफिनेशन, कॉनिक इन 3 डायमेंशन यू कैन सी। तो हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन थी कॉनिक की, और सेकंड डिग्री इक्वेशन ही होगी कॉनिकॉइड की, बट इन 3 डायमेंशन, एक्स वाई जेड में सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो हमारे पास सेंटर्स ऑफ स्फीयर जो है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हमने जो निकालना है गिवन लाइन, पहले तो लाइन वन को अगर हमारे पास, क्योंकि सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखा जाएगा, दो प्लेन का इंटरसेक्शन किस तरह से लिखा जाएगा हमारे पास। फर्स्ट इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो y इज इक्वल टू mx, x -0, तो y -0 यहाँ से अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करूं दैट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू mx आ जाएगा, यू कैन सी। तो y की वैल्यू mx आ गई। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, हमारे पास सिंपल y ओवर m ले जाओ, मुझे x यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, तो मुझे यहाँ डिवाइड कर दो, तो सिंपली, और x इज इक्वल टू y ओवर m बचेगा, तो पासिंग पॉइंट मेरा 0 0। अब z माइनस, इसको लिख सकते हो z माइनस c ओवर 0। अब इन दोनों को जो इक्वेट कर दो, z की वैल्यू c आ जाएगी, इन दोनों को जो इक्वेट कर दो, z की वैल्यू c आ जाएगी। तो हमारे पास सिमेट्रिकल फॉर्म में आ गई लाइन x माइनस z ओवर 1, दिस इज लाइन 1, इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 प्लेन्स। सेम इसी तरह से यहाँ पर हम निकालेंगे लाइन 2 क्या आ गई मेरी, y ओवर माइनस m, यू कैन से। तो x माइनस 0 ओवर 1, y ओवर -1, दैट इज z प्लस c ओवर c, दिस इज लाइन 2। तो हमारे पास सेंटर ऑफ स्फीयर्स का लोकस निकाल के दिखाना है जो इन दोनों लाइंस को टच करे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास पहला अब जो लाइन बन रही है वो किस में से पास कर रही है, सेंटर में मान लेती हूँ जिसका लोकस निकालना है। लेट सी बी सेंटर ऑफ एनी स्फीयर विच टचेस लाइन 1 एंड लाइन 2, कि लाइन 1 और लाइन 2 जो है वो टेंजेंट लाइन बन जाए। सी मेरा सेंटर है एंड सी बी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं जिसका लोकस मुझे निकालना है। x1 y1 z1 किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो मुझे निकालना है। और फर्स्ट लाइन में जैसे किस में से पास कर रही है,
फर्स्ट लाइन मेरी पास करिए 0 0 0 0, पासिंग पॉइंट इज 0 0 C एंड डायरेक्शन रेशियो इज 1 m 0. डायरेक्शन को साइंस बन जाएंगे मेरे 1/√1 प्लस m स्क्वेयर, m/√1 प्लस m स्क्वेयर एंड देन 0. ये मेरे डायरेक्शन को साइंस. अगले वाले भी सेम ही है, बस मेरा c की जगह माइनस c की जगह माइनस ही हो जाएगा, m की जगह -1 हो जाएगा. चलो हम देखते हैं. अब हमारे पास c से यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया गया. पासिंग पॉइंट है मेरा दिस इज 0 0 C. तो मेरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर मेरी लाइन टच कर रही है तो cm जो है वो मेरा रेडियस के बराबर होना चाहिए. दूसरी लाइन के ऊपर सेम कंडीशन होगी. दूसरी लाइन के ऊपर भी मैं अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूं तो दूसरी लाइन अगर सपोज कर लिया मैंने b डैश है और ये n है, तो cm और cn बोथ आर रेडियस. m is the foot of the perpendicular from center to the line 1 and ये line 2 है. cm और cn दोनों रेडियस के बराबर होना चाहिए. तो इसका मतलब cm का स्क्वायर भी बराबर होना चाहिए. अब cm का स्क्वायर निकलेगा क्या? cm का स्क्वायर निकलेगा मेरा cb का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, माइनस प्रोजेक्शन निकाल के bm का स्क्वायर. सिमिलरली मेरा cn का स्क्वायर निकलेगा इसके बराबर cb का स्क्वायर, cb डैश सेकंड लाइन, cb डैश का स्क्वायर और b डैश एंड मैं प्रोजेक्शन की हेल्प से निकालूंगी और इन दोनों को बराबर रख के हम लोकस निकालेंगे. तो पहले हम निकालने जा रहे हैं cb. cb डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस c का स्क्वायर, दैट इज bm प्रोजेक्शन थे मेरी. प्रोजेक्शन मीन्स x1 माइनस a, y1 माइनस b, z1 माइनस c को कोरस्पॉन्डिंगली डायरेक्शन को साइंस के साथ मल्टीप्लाई करना. तो मेरा बनेगा x1 माइनस 0 इंटू में डायरेक्शन को साइन, फिर अगला y1 माइनस 0 इंटू में डायरेक्शन को साइन, कोरस्पॉन्डिंग सेकेंड डायरेक्शन को साइन. अगला फिर z1 माइनस c, कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन को साइन इज 0. तो ये मेरी bn बन गया. There is further cb squares. cm square क्या बनेगा? cm square is इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, cb square माइनस bm square. सेम इसी तरह से cn square क्या आ जाएगा मेरा? बिल्कुल बिल्कुल मेरी लाइन पर cb डैश हो जाएगा. तो cb डैश मेरा पासिंग पॉइंट था यहाँ पर, जो नई दूसरी लाइन थी उसका पासिंग पॉइंट था 0 0 माइनस c और डायरेक्शन रेशियो थी मेरी, डायरेक्शन रेशियो में m की जगह बस मेरा माइनस m हो गया. डायरेक्शन को साइंस बन जाएंगे 1/√1 प्लस m स्क्वायर माइनस m/√1 प्लस m स्क्वायर एंड देन 0. तो अगर फिर से कैलकुलेट किया जाए, दिस इज x1 का स्क्वायर, y1 माइनस 0 y1 का स्क्वायर, z1 प्लस c का स्क्वायर एंड देन b डैश एंड क्या बनेगा मेरा? प्रोजेक्शन फॉर्मूले से. प्रोजेक्शन फॉर्मूला x1 माइनस 0 इंटू डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन को साइन बना मेरा √1 प्लस m स्क्वायर एंड देन y1 माइनस 0 इंटू डायरेक्शन को साइन. अब डायरेक्शन को साइन बनेगा 1 प्लस m स्क्वायर एंड z1 प्लस का c हो जाएगा, z1 प्लस का c इंटू में कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन को साइन. तो cn आ गया, b डैश n आ गया. अब हमारे पास ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर है. इट मीन्स इन दोनों को सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो जब हमारे पास इन दोनों को cd का स्क्वायर माइनस cm का स्क्वायर, यानी कि मेरा cm bm का स्क्वायर, ये बचेगा क्या मेरा? cm का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू cb डैश का स्क्वायर माइनस b डैश n का स्क्वायर. दोनों को बराबर रख दो. ये वैल्यू थी मेरी x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, z1 माइनस c स्क्वायर. bm स्क्वायर की वैल्यू थी मेरे पास x1 इंटू √1 प्लस m स्क्वायर, y1 इंटू √1 प्लस m स्क्वायर एंड प्लस का 0 इंटू √1 प्लस m स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, दैट इज फर्दर इक्वल टू cb डैश का स्क्वायर, cb डैश का स्क्वायर, यहाँ cb डैश है, इन दोनों का डिस्टेंस x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, z1 प्लस c स्क्वायर एंड देन माइनस का b डैश n, दिस इज x1 √1 प्लस m स्क्वायर
प्लस का माइनस का m टाइम्स y1 √1 प्लस m स्क्वायर एंड दिस इज 0 आ जाएगा इसका स्क्वायर। तो अब ये सारा कुछ सिंप्लीफाई करके काफी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे तुम्हारी। अब जो बचेगा मैं उसको डायरेक्टली लिख रही हूँ जब ये सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद, और जो बचनी चाहिए वो सेकंड डिग्री इक्वेशन एक्स वाई जेड में बचनी चाहिए, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो बच के आएगा दैट वुड बी m x1 y1 c z1 1 plus m square. It means x1 y1 z1 lies on which surface? Lies on which surface? m times xy cz 1 plus m square equal to, this is second degree equation in x y z, that means conicoid बनेगा। तो हमारे पास दो लाइनें दे रखी हैं, मुझे क्या निकालना है सबसे पहले उन स्फीयर्स का सेंटर जो इन दोनों लाइन को टच कर रहा है। देयर आर सो मेनी स्फीयर्स हैविंग सेंटर which touches these two given line, तो वो सेंटर्स सारे के सारे किस सरफेस के ऊपर लाई करेंगे, दैट वुड बी कॉनिकॉइड। नेक्स्ट सेम इसी तरह से फाइंड आउट करना है, लोकस नहीं निकालना, अब एक्चुअली सेंटर की कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ टू स्फीयर्स, सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर्स विच टच द प्लेन, एक गिवन प्लेन है, लाइन दे रखी पिछले क्वेश्चन में, अब प्लेन दे रखे और दो ही निकल के आएंगे कि हमारे दो स्फीयर ही होंगे जो एक गिवन प्लेन को टच कर रहे हैं, साथ में एक और कंडीशन भी गिवन होगी हमारे पास, अदरवाइज इनफाइनाइटली मेनी प्लेन स्फीयर्स होंगे जो इस प्लेन को टच करेंगे विदाउट एनी कंडीशन। और इस पॉइंट के ऊपर टच करो। फाइंड द सेंटर ऑफ टू स्फीयर, दो स्फीयर्स निकल के आएंगे जो इस गिवन प्लेन को टच कर रहे हैं। किस पॉइंट के ऊपर टच करना है मुझे, 1 1 1, ये गिवन प्लेन और ये मेरा रिक्वायर्ड स्फीयर। तो हमारे पास और साथ में एक और कंडीशन भी दे रखी है, एंड आल्सो टच द स्फीयर, आल्सो टच द स्फीयर, एक और स्फीयर को भी टच कर रहे हैं, वो स्फीयर है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4y प्लस का 6z एंड देन माइनस 11 इक्वल टू। इससे जो पिछले क्वेश्चन था हमने निकाला था एक रिक्वायर्ड स्फीयर जो एक गिवन स्फीयर को टच करे किसी एक पॉइंट पर, कि हमारे पास ये रिक्वायर्ड गिवन स्फीयर था और यहाँ रिक्वायर्ड था और ये पॉइंट टच वाला दे रखा था मुझे, तो हमने ये निकाला था 1 1 माइनस 1 1 1, तो हमने निकाल दिया था ये पॉइंट सर्कल बनेगा और नया वाला स्फीयर इस पॉइंट सर्कल से पास करता हुआ। लेकिन अब मुझे जो दे रखा है कि मुझे एक रिक्वायर्ड नया स्फीयर निकालना है जो इस प्लेन को टच करे किस पर 1 1 1 पर, और एक इस स्फीयर को टच करे। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या वो नहीं दे रखा, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन था दोनों स्फीयर का, अब हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं गिवन, हमें क्या दे रखे हैं, दो कंडीशन दे रखी है, मुझे स्फीयर्स उन स्फीयर्स के सेंटर निकाल के दिखाने हैं, सेंटर नॉट लोकस, सेंटर निकाल के दिखाने हैं जो इस प्लेन को टच करेगा 1 1 1 पर और साथ में इस स्फीयर को भी टच करेगा। अब हमें पता है कि कोई भी स्फीयर या तो इंटरनली टच कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नली टच कर सकते हैं। दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड स्फीयर का सेंटर होगा और जो गिवन स्फीयर का सेंटर है C1 C2 का जो डिस्टेंस होगा या तो R1 प्लस R2 आता होगा रेडियस के सम के बराबर या फिर रेडियस के डिफरेंस के बराबर, उसका भी यूज करेंगे हम। तो हमारे पास निकाल के दिखाने हैं हमारे पास सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर। लेट सी मैंने मान लिया सी बी सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर, तो मुझे रिक्वायर्ड स्फीयर का सेंटर ही निकालना है तो सी मैंने मान लिया और इस प्लेन को टच कर रहे मेरे प्लेन की इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो मुझे पता है अगर मेरा प्लेन टच कर रहा है सेंटर से जब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूंगी दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस, और किस पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है मेरा वो भी दे रहा है 1 1 1। तो हमारे पास पहले तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल दो, इक्वेशन ऑफ लाइन CP, चाहो तो इसको मैं सपोज भी कर सकती हूँ x1 y1 z1, थोड़ा सा डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर हम निकालना चाहे वो भी निकाल सकते हैं, बट थोड़ा छोटा करने के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन CP लाइन की इक्वेशन, तो मुझे एक पासिंग पॉइंट चाहिए वो ऑब्वियसली 1 1 1 है, और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो CP की क्या होंगी जो इसके कोफिशिएंट है। इक्वेशन ऑफ लाइन CP इज 1, पासिंग पॉइंट इज 1 1 1,
passing point is 1 and डायरेक्शन रेशियो क्या होंगी? डायरेक्शन रेशियो होंगी 1 to 2. तो 1 to 2 is डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल लाइन टू प्लेन. नॉर्मल लाइन की डायरेक्शन रेशियो. और रेडियस और टेंजेंट हमें पता है क्योंकि मेरा इसकी टच कर रहा है तो डेफिनेटली ये मेरा रेडियस एंड रेडियस आर टेंजेंट आर परपेंडिकुलर. तो सीपी लाइन की इक्वेशन बन गई x माइनस 1/1 y माइनस 1/2 z माइनस 1/1. एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल बी किस तरह का होगा वो? x इज इक्वल टू k प्लस 1 2k प्लस 1 एंड देन 2k प्लस 1. इफ दिस पॉइंट इज c, अगर हम इसी पॉइंट को c नाम रख लें, k की किस वैल्यू के लिए c बनेगा तो हम k की वैल्यू निकाल देंगे कि k की किस वैल्यू के लिए ये c बन जाएगा. तो k की जिस वैल्यू के लिए c बनेगा मेरे c सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. मुझे सेंटर ही निकाल के दिखाना था, इट सब मेरा काम रह गया सिर्फ k को फाइंड आउट करना. एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल बी दिस ऑफ दिस फॉर्म. k चेंज करते जाओगे, पॉइंट्स आते जाएंगे. तो अगर मैं k 0 पुट कर दूंगी तो मेरा p ही आ जाएगा. अब k चेंज करोगे कहीं ना कहीं किसी न किसी k के लिए मेरा c भी आएगा. और जब c आ जाएगा मेरे पास, अब किस k की वैल्यू के लिए मेरा c आएगा वो सेकंड कंडीशन से निकालेंगे. सेकंड कंडीशन क्या है? वो इस दूसरे स्फीयर को टच कर रहा है. दूसरा स्फीयर है मेरा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2x 4y प्लस 6z माइनस 11. तो इसका सेंटर क्या होगा? c डैश नाम रख लू मैं, जैसे c डैश. कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ साथ में माइनस, कोफिशिएंट ऑफ y का हाफ साथ में माइनस, कोफिशिएंट ऑफ z का हाफ साथ में. रेडियस क्या होगा मेरे पास? रेडियस इज 149 प्लस का 5r. तो हमारे पास c डैश की वैल्यू या तो r1 प्लस r2 होगी. और अब मेरे पास r1 भी निकालना है. r1 कैसे निकालोगे? cp का डिस्टेंस को. r1 इज रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड मीन कि हमारे पास ये जो सेंटर जिसका हमने निकालना है रेडियस ऑफ स्फीयर दिस. तो s1 नाम रख लेती हूँ. दिस इज s1 रेडियस ऑफ स्फीयर s1. क्या बनेगा? डिस्टेंस फॉर्मूले से k प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 2k प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर एंड देन 2k प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर. डिस्टेंस फॉर्मूला से. तो दिस इज वुड बी k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर देन 4k स्क्वायर. ये कितना बना मेरा? 9k स्क्वायर. 9k स्क्वायर इज 3. तो r1 आ गया मेरा 3k, r2 आ गया मेरा 5. तो अगर मेरे S1 और S2 टच कर रहे हैं, if S1 S2 touches then CC dash should be equal to either R1 plus R2. इंटरनली टच कर रहे हैं तो R1 माइनस R2 मॉडुलस के साथ जो बड़ा छोटा होगा उसके साथ ही. अब तुम्हारे पास मुझे k की वैल्यू निकालनी है. c डैश कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से. फिर से c के कोऑर्डिनेट्स है मेरे k प्लस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 1. c डैश के कोऑर्डिनेट्स है मेरे -1 -2 एंड 3. मेरा r1 जो निकला था वो था 3k और r2 जो निकला मेरा वो 5. c डैश अब निकालने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से. k प्लस दिस इज k प्लस 2 हो जाएगा, 2k प्लस 3 हो जाएगा एंड देन 2k प्लस 4 हो जाएगा. इसका स्क्वायर ही करता हूँ, इधर से भी स्क्वायर कर देंगे ताकि हम. एंड अगला के सी डैश मस्ट बी इक्वल टू 3k प्लस माइनस 5 का स्क्वायर. दैट शुड बी इक्वल टू 3k प्लस 5 का स्क्वायर. एक बार रखोगे, दूसरी बार रखोगे 3k माइनस 5 का स्क्वायर. k की वैल्यूज निकालोगे, k की जो वैल्यूज आ जाएंगी वो तुम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में पुट कर दोगे एंड दैट इज योर आंसर. हमने उस स्फीयर का सेंटर दो वैल्यूज आएंगे k की. तो हमारे पास जो भी वैल्यूज पुट करोगे दो सेंटर्स आ जाएंगे, दो स्फीयर्स आ जाएंगे. मींस दो स्फीयर्स ऐसे होंगे जो गिवन प्लेन को टच कर रहे हैं 1 1 1 पर और एक स्फीयर को भी टच कर रहे हैं. नेक्स्ट प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ द स्फीयर. इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल के दिखानी है. प्रूव दैट the equation of a sphere which lies in first octant. फर्स्ट ऑक्टेंट यानी कि जहां मेरे x y z सारे ही पॉजिटिव होते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑक्टेंट. तो हमारे पास
हमारा जो पूरा स्फीयर है वो इसी के अंदर ही है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच लाइज इन फर्स्ट ऑक्टेंट, इट मीन्स मेरा जो सेंटर है और जो रेडियस के साथ जितने भी पॉइंट्स आने वाले स्फीयर के अंदर वो सारे के सारे फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर ही है। तो मेरा सेंटर भी ऑब्वियसली फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर ही आएगा। विच लाइज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ OXYZ सिस्टम एंड टचेस द कोऑर्डिनेट प्लेन, और टच कर रहे कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन्स मेरे x इज इक्वल टू 0 प्लेन को टच कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 0 प्लेन को टच कर रहे हैं, z इज इक्वल। इट मीन्स मेरा जो स्फीयर है इसके अंदर भी आ रहा है और इसको टच भी कर रहा है। तो यहाँ से z एक्सिस तो मैं दिख नहीं रही, बट मेरा इस तरह से कि मेरा x एक्सिस y और x इज इक्वल टू 0 प्लेन, y इज इक्वल टू 0 प्लेन को टच भी कर रहा है, और हमने इसकी इक्वेशन निकाल के दिखानी है। एंड दैट इक्वेशन विल बी प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा x प्लस y प्लस z प्लस का 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वो इस फॉर्म का होगा वेयर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन इसी का ही कि पहले तो मुझे निकालनी इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये बनेगी जो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 प्लेन को टच करता हुआ कोई भी स्फीयर होगा वो इस तरह का दिखेगा। एनी स्फीयर विच टचेस द कोऑर्डिनेट प्लेन इज ऑफ दिस फॉर्म। सेकेंड जो निकाल के दिखाना है कि अगर ये गिवन पॉइंट से भी पास कर रहे, 3 प्लेन को टच कर रहे हैं, साथ में एक फिक्स पॉइंट से भी पास कर रहे, एक फिक्स्ड पॉइंट से भी पास करने जाए, तो वो फिक्स पॉइंट से पास करे कोई भी स्फीयर, वो कोऑर्डिनेट प्लेन को टच करने वाला स्फीयर तो इस तरह का होगा, और साथ में एक फिक्स पॉइंट से भी पास करे तो ऐसे 2 स्फीयर्स होंगे। प्रूव दैट देयर आर 2 स्फीयर्स ऑफ दिस फॉर्म which also passes through fixed point। एक फिक्स्ड पॉइंट से भी, फिक्स पॉइंट मेरा कोई भी हो सकता है। तो पहले तो ये नहीं, क्योंकि अब यहाँ लैम्डा चेंज करते जाओगे मेरे स्फीयर्स आते जाएंगे, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट बनेगा। तो इट मीन इनफाइनेटली मेनी स्फीयर्स होंगे जो इन कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच कर रहे हैं। इनफाइनेटली मेनी प्लेन्स आर देयर व्हिच टचेस द कोऑर्डिनेट प्लेन्स व्हिच लाई इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। अब लेकिन साथ में सेकंड कंडीशन और दे दी जाए कि वो हमारे पास एक पॉइंट से भी पास करे तो कितने आएंगे, तो 2 ही आएंगे बस। वैसे इनफाइनेटली मेनी है जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच भी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट में भी लाई कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर ये कंडीशन दे दी जाए कि हमारे पास वो फिक्स पॉइंट से भी पास करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 स्फीयर होंगे जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच भी करेंगे और एक फिक्स पॉइंट से पास भी करेंगे। तो अब हमारे पास पहला पार्ट, अब यहाँ से देखो कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका रेडियस जो आएगा मेरा स्फीयर का वो कांस्टेंट है, आएगा कितना, कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ, सेंटर बनेगा मेरा इसका एक्चुअली में लैम्डा लैम्डा लैम्डा, कोएफिशिएंट ऑफ x का साथ में माइनस, तो रेडियस आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर दैट लैम्डा। तो मेरा जो निकाल के दिखाने इक्वेशन ऑफ स्फीयर उसके रेडियस का नाम लैम्डा रखना है मुझे। तो अब कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच कर रहे हैं, इट मीन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर, लेट सेंटर मैंने मान लिया x1 y1 z1, चलो ABC मान लेते हैं, ABC एंड रेडियस इज लैम्डा। ये लैम्डा इसलिए माना क्योंकि मुझे इस इक्वेशन से ही दिख रहा है कि मेरा रेडियस का काम लैम्डा करने वाला है। तो एनी कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हो, आर भी मान सकते हो, यहाँ मेरा आर आ जाएगा जब मैं आंसर निकालूंगा। तो ABC। अब हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी, स्फीयर इज x माइनस a का स्क्वायर, y माइनस b स्क्वायर, z माइनस c स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा। तुम चाहो तो माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू लेके भी कर सकते हो, लेकिन वहां मेरा रेडियस हो जाएगा यू स्क्वायर डी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, पूरे अंडर रूट का नाम हमें लैम्डा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आसान है, डायरेक्ट लैम्डा मेरा पुट हो जाएगा। अब हमारे पास सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास मेरा जो सेंटर है ABC मेरे तीनों पॉजिटिव है, क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई कर रहा है इस कंडीशन के साथ। अब तुम्हारे पास सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया जाए, दैट शुड बी इक्वल टू द रेडियस। कि मेरा x इज इक्वल टू 0 प्लेन जो है वो टच कर रहा है, सेंटर है मेरा ABC और रेडियस है मेरा लैम्डा। तो सेंटर से अगर मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए दैट मस्ट बी इक्वल टू रेडियस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम
ए बी सी टू एक्स इज इक्वल टू 0 प्लेन। एक्स इज इक्वल टू 0 प्लेन को फर्दर कैसे लिख सकती हूँ, 1x 0y 0z प्लस का 0 इक्वल टू 0। तो पॉइंट पुट कर देती हूँ, x की जगह से a पुट कर दो, b की जगह y की जगह b पुट कर दो, z की जगह c पुट कर दो, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ a बचेगा, नीचे कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का साइन, 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा दैट वुड बी ऑब्वियसली a, और a किसके बराबर होना चाहिए, मेरा रेडियस के, a इज लैम्डा। सेम इसी तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ABC टू y इज इक्वल टू 0 प्लेन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब मैं y इज इक्वल टू 0 प्लेन पे निकालूंगी तो मेरी ये इक्वेशन बनेगी, दिस इज 0x 1y 0z प्लस का 0। तो आप पॉइंट पुट कर दोगे ABC, तो मेरा आ जाएगा b इज इक्वल टू लैम्डा। सेम इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू z इज इक्वल टू 0 प्लेन, वहां से निकलेगा मेरा c इज इक्वल टू लैम्डा। इट मीन्स मेरे जो ए सेंटर के कोऑर्डिनेट थे ABC वो आ गया लैम्डा लैम्डा। सेंटर था मेरा ABC लैम्डा। हालांकि मेरा जो डिस्टेंस होता है दैट इज मॉडुलस ऑफ, हमारे पास जो डिस्टेंस निकलता है मॉडुलस ऑफ ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे हमेशा मॉडुलस में डालते हो, बट मेरा a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉडुलस लगाए ना लगा, दैट इज अंडरस्टूड। तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर मॉडुलस लगाने की जरूरत है। तो अब सेंटर आ गया लैम्डा लैम्डा लैम्डा, और क्या हो गया, रेडियस भी मेरा लैम्डा, ये हम मान के चले कि मेरा रेडियस लैम्डा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्फीयर विल बी x माइनस लैम्डा का स्क्वायर, y माइनस लैम्डा का स्क्वायर, z माइनस लैम्डा का स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा। ये तो अब हमें मिल गया कि मेरा इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो फर्स्ट ऑक्टेंट पे लाई कर रहे हैं प्लस साथ में कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच कर रहे हैं, वो इस तरह का स्फीयर बनेगा। साथ में क्या देखा, इफ इट पासिस थ्रू गिवन पॉइंट, थ्रू गिवन पॉइंट सपोज कर लो अल्फा बीटा का है, देन तो क्या मिलेगा, वी गेट, यहाँ पुट कर दो अल्फा माइनस लैम्डा का स्क्वायर, बीटा माइनस लैम्डा का स्क्वायर, गामा माइनस लैम्डा का स्क्वायर, दैट इज लैम्डा स्क्वायर। वी गेट क्वाड्रेटिक इन लैम्डा, क्वाड्रेटिक इन लैम्डा, देयरफॉर टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर पॉसिबल। लैम्डा की दो वैल्यूज पॉसिबल है, इसका मतलब जो मेरा स्फीयर है इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया था तो मेरा जो बन रहा था वो ये था, माइनस का 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड एंड देन माइनस प्लस का 2 लैम्डा। तो ये मेरा स्फीयर था। जब लैम्डा मैंने कहा था इनफाइनेटली मैनी स्फीयर आएंगे, लैम्डा चेंज करते जाओगे इनफाइनेटली मैनी स्फीयर आते जाएंगे। तो लेकिन जब मेरे लैम्डा की दो वैल्यूज आ रही हैं किसके करस्पॉन्डिंग, जब वो एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, तो इट मीन सिर्फ और सिर्फ दो स्फीयर ही ऐसे होंगी जो अल्फा बीटा गामा से पास भी करेंगे और साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट प्लेन को टच भी करेंगी और पूरे के पूरे फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई करेंगे। इसी को ही इसी एक्सरसाइज में हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा सेम है, उसमें वो कंडीशन क्या दी थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू स्फीयर, दो स्फीयर आएंगे, find the equation of two spheres whose center lie in first octant, whose center lie in first octant, and which touches the plane x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 और चौथा प्लेन एक और एक्स्ट्रा है। यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम, बट यहाँ तक इनफाइनेटली मैनी स्फीयर्स आ जाते हैं जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच करते हैं। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, जो साथ में इस प्लेन को भी टच करे, तो वो सिर्फ दो स्फीयर होंगे जो इन चार प्लेन्स को टच करते हैं। इनफाइनेटली मैनी स्फीयर जो इन तीन प्लेन को टच कर रहे हैं, लेकिन इन चारों को जो टच करे वो सिर्फ और सिर्फ दो होंगे, तो उन दोनों की हमने इक्वेशन निकाल दी। यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम करोगी, मेरा जो स्फीयर निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, सेंटर आ गया लैम्डा लैम्डा लैम्डा, रेडियस आ गया मेरा लैम्डा, वो हमने सपोज किया। अब हम निकालेंगे कि अगर ये स्फीयर इसको भी टच कर रहा है तो मेरी लैम्डा की सिर्फ दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी, तो वो हमने लैम्डा की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल होंगी वो हम रख देंगे यहाँ पर, जो भी निकल के आएंगे दो वैल्यूज आएंगी। तो अब ये स्फीयर इसको भी टच कर,
तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू रेडियस। सेंटर है मेरा स्फीयर का लैम्डा लैम्डा लैम्डा, और प्लेन है मेरा 2x प्लस 2y प्लस का z माइनस का 8a, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दैट परपेंडिकुलर लेंथ शुड बी इक्वल टू रेडियस। रेडियस भी मेरा क्या है लैम्डा। तो पॉइंट पुट कर दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू रेडियस एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो क्या बनेगा मेरा 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 8a डिवाइडेड बाय मेरा कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर मॉडुलस साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दैट इज इक्वल टू। अब मेरा जो लैम्डा है वो क्या ही रखा है, सेंटर मेरा जो फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर लाएगा ना, दैट मीन्स मेरा लैम्डा जो आएगा जब भी आएगा वो नॉन नेगेटिव आएगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट थे लैम्डा लैम्डा लैम्डा, तो ये कितना बना मेरा 5 लैम्डा माइनस का 8a डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो 5 लैम्डा माइनस 8a बाय 3 इज इक्वल टू, जब मॉडुलस किसी के बराबर खोलती हूँ, मॉडुलस ऑफ x इज 5, दैट मींस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब देख लेते हैं मेरी लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आएगी प्लस साइन लेने से, लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी प्लस साइन लेने से, वो हम देखेंगे। पहले मुझे दोनों साइन लेने पड़ेंगे एक बार, प्लस माइनस लैम्डा। तो इट मीन्स अगर मैं पहला लैम्डा लूं और दूसरा लूं मैंने हमारे पास, तो अब ये क्या बना 3 लैम्डा, ये बना मेरा 8 लैम्डा और सॉरी 2 लैम्डा इज इक्वल टू 8a। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है, वहां पे पॉजिटिव आ रही है, दैट मींस दैट इज आल्सो ओके। ए मेरा ग्रेटर देन 0 दे रखे, तो 5 लैम्डा माइनस 8a माइनस 3 लैम्डा 8 लैम्डा इज इक्वल टू 80। लैम्डा यहाँ से फिर से पॉजिटिव आ गया, दैट मींस मेरी दोनों लैम्डा की वैल्यू ओके है। तो मेरा लैम्डा की वैल्यू बची एक बार 4, एक बार लैम्डा की वैल्यू a, तो मेरा स्फीयर हो जाएगा x माइनस 4a स्क्वायर, y माइनस 4a स्क्वायर, z माइनस 4a स्क्वायर एंड देन लैम्डा स्क्वायर। सेम इसी तरह से लैम्डा की वैल्यू a पुट कर दोगे, दूसरा स्क्वायर, तो इसमें 2 स्क्वायर आएंगे जो चौथे प्लेन को टच करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, ऑलमोस्ट एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो गए, बाकी फिर नेक्स्ट कल नया टॉपिक शुरू करेंगे।